नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ बहुत ही एक ऐसे युवा आईपीएस अधिकारी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके व्यक्तित्व के रंग बड़े अनूठे हैं, इसलिए बड़ा आनंद आएगा बात करके उनसे। आप कल्पना कीजिए कि उनकी प्रतिभा का भी पहले थोड़ा सा आकलन कर लीजिए कि 24 साल की उम्र में उनका चयन हो जाता है अखिल भारतीय पुलिस सेवा में, और 30 साल के वो अभी हैं, 30 इयर्स। और इन 6 वर्षों की उनकी सेवा भी हो गई, पहले ही अटेम्प्ट में उनका चयन भी हो गया। और इसी के साथ एक अच्छे लेखक के भी गुण उनमें आरंभ से हैं, और उनकी 2 किताबें भी 30 साल की उम्र में पुलिस सेवा में रहते हुए आ चुकी हैं, और दोनों खासी चर्चित हैं, पॉपुलर हैं। इंजीनियरिंग का उनका बैकग्राउंड रहा, रहने वाले वो राजस्थान के हैं, और वर्तमान उनकी जो पोस्टिंग है वो एडीसी टू गवर्नर मध्य प्रदेश है। तो चलिए मुलाकात करिए हमारे साथ 2016 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा मध्य प्रदेश कैडर के हमारे साथ युवा आईपीएस ऑफिसर हैं अगम जैन जी। बहुत स्वागत करता हूं अगम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में हमें बताइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोग एक टाइम मशीन जैसी कल्पना करते हैं जी। वो अगम जैन जो राजस्थान के किसी शहर में हैं और सोच रहे हैं कहाँ जाना है, बहुत मेधावी तो हैं ही पढ़ने में। क्या वो 15-16 साल के अगम जैन के मन में क्या सोच थी, क्या वो दिमाग में जहन में उनके चलता था कि मुझे आगे जाना है तो कहाँ जाना है? जब मैं 10th में था, 11th में था, उस समय तो मैंने नहीं सोचा था कि यूपीएससी की ओर जाना है। हालांकि हम देखते ज़रूर थे कि कलेक्टर क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उस समय तो जहन में ये था कि सभी लोग आईआईटी की ओर जाते हैं तो हमें भी आईआईटी की ओर जाना चाहिए। तो वही ध्यान में रखते हुए मैं कोटा गया। कोटा क्योंकि एक तरह से आईआईटी की तैयारी का मक्का माना जाता है, सब लोग वहाँ जाके एक बार जाते ही हैं। कोटा। कोटा जा कर के मैंने तैयारी की। मुझे लगता था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 साल तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो असफलता थी वो थोड़ा सा अंदर लगा कि ये ऐसा मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं निकल कर के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, वहाँ जा कर के जब इंजीनियरिंग करना शुरू किया तब धीरे धीरे दिमाग में आया है कि शायद अब यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहिए, और फिर ये जर्नी शुरू हुई। आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जब सफलता नहीं मिली। जी। सफलता अक्सर हम लोगों को नहीं मिलती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन में, हालांकि आप बहुत सफल हैं, लेकिन फिर भी आपने उस शब्द का प्रयोग किया कि मैं सफल नहीं हुआ। मैं इसी से शुरुआत करूंगा कि उस घूंट को, उस कड़वे घूंट को कैसे पिया जाए। अधिकांश युवा जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो यही सोचते हैं कि वो कैसे डाइजेस्ट करें जब एक टफ टाइम होता है, जब पेरेंट्स की निगाहें पूछती हैं कि कब सफल हो गए। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो बगल वाले अंकल पूछते हैं कि मुन्नू यूपीएससी कर रहे हो ना, क्या हुआ बेटा, अभी अभी तो आया नतीजा। फिर वो झिझक जाता है। फिर वो जिस दुकान पे जाता है तो क्या हुआ भैया, बुक्स ले जाते हो, क्या हुआ। ये क्या हुआ जो सवाल है ये हिला देता है अंदर से। सही बात है। इसमें मेरा यही कहना है कि मैं भले ही उस समय आंकड़ों में सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं मन से कभी असफल नहीं रहा। क्या बात है। आहा। और ख़ास तौर से मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे माता पिता ने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए या तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। रिज़ल्ट आने के बाद भी जब मेरी रैंक इतनी पीछे आई है कि मतलब आईआईटी तो क्या, उसके बाद के कई कॉलेजेस भी मुझे अलॉट नहीं हो सकते थे, तब भी उनको मुझ पर विश्वास था कि कोई बात नहीं, आगे ध्यान दो, आगे अच्छा करना है, मेहनत पूरी जान लगा के करना है, लेकिन सफल नहीं होते हैं तो निराश नहीं होना है। ये बात उन्होंने बहुत विशेष रूप से मुझे समझाई। और जब मैं कॉलेज में था तब भी मेरे पिताजी एक बात बहुत अच्छी मुझे कहा करते थे कि यदि आप सफल हो जाओ तो जो असफल हुआ है उसे साथ में लेकर के चलो, आहा, क्या बात। और यदि वाह। असफल हो जाओ हाँ। तो जो सफल हुआ है उसे दिल खोल करके बधाई दो और वापस सफलता की तैयारी करो। आहा, प्रणाम है बाबूजी, आपको बहुत प्रणाम है। गजब का आध्यात्मिक मंत्र आपने दिया अपने पुत्र को और हम सभी को। जी। तो ये आपने इसको आत्मसात कर लिया मन से। हाँ। तो इसलिए जब मैं असफल भी हुआ तो 5-7 दिन से ज़्यादा मुझे वैसी निराशा नहीं रही। थोड़ा सा शुरू में लगा कि अरे अब कैसे चेहरा दिखाएंगे लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वैसा नहीं रहा। फिर से काम में जुट गए, फिर से डिग्री जो बीटेक की तैयारी गजब की। का मंत्र है सर, अगम जी गजब का मंत्र है कि आप दिल से सफल होना, क्योंकि हम सबसे पहले सफल होने वालों से दूरी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले उनको मन से बधाई दीजिए। हाँ।
है ना, और बिल्कुल। सफल होने पर असफल होने वालों के साथ हो साथ जाइए। लेके चले चलो। अरे कमाल है, वाह वाह, बहुत सुंदर बात की। ये भी मुझे समझाइए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि सफल होने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। जी। जैसे आपने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की तो आपके मन में क्या क्या बातें आई कि यूपीएससी करना है तो क्या क्या तैयारी करनी है, हाँ, कैसे करना है? जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो पास में ही एक गांव था, लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर हम लोग कॉलेज ख़त्म होने के बाद में पढ़ाने जाते थे गांव के बच्चों को। तो जब हम वहाँ पर पढ़ाने जाते थे तो हमने देखा कि यहाँ तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ के लिए भी जाना। माफ कीजिएगा, मैं रोकूंगा, ये भाव कैसे आया मन में कि बच्चों को पढ़ाना? ये हम 3-4 मित्रों का एक ग्रुप था, तो उन सब ने मिलकर डिसाइड किया, मेरा व्यक्तिगत नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति एक दिन दूध लेने गया तो उसको कोई मिल गया, उसने कहा कि यहाँ पे पास में हमारा गांव है, तो पढ़ाने आ सकते हैं क्या आप लोग। उसने निवेदन किया तो वो मित्र ने आके हमको बोला कि यार अपन 3-4 लोग चलते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और नोबल कॉज है। वो मित्र क्या कर रहे हैं अभी? मित्र अभी उत्तराखंड में है, वो भी अच्छी नौकरी पे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हाँ हैं। तो फिर आप लोगों ने शुरू किया, हाँ। और तो कैसा अनुभव रहा वो? बहुत अच्छा अनुभव रहा, लगभग 1 साल तक वो चला। 1 साल तक हम लोग प्रतिदिन शाम को 2 किलोमीटर पैदल जाते थे, वापस पैदल आते थे, तो लगभग 1.5-2 घंटा हमारा खर्च होता था। लेकिन उसमें उस खर्चे में हमें बहुत सारी कमाई हो गई। हमें अंदर ये समझ में आया कि हम ऑलरेडी कितने प्रिविलेज्ड हैं। हम नया नया तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और अच्छा मिले और सब कुछ मिले, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम कभी शुक्रगुजार होते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा अच्छा मिलता रहे। तो तब मुझे लगा कि इसी फील्ड में हमें आगे जाना चाहिए। मुझे ऐसी यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ मैं जा कर के लोगों के साथ रहूँ, लोगों के शायद थोड़ा कुछ काम आ सकूँ, तो अच्छा रहेगा। तो वो एक बीज था जो यूपीएससी का बीज, वहाँ से पड़ा और फिर तैयारी शुरू हुई। मैं एक शब्द पे ठिठका आगम जी के, जी। आप भी ठिठके नहीं ठिठके, ये शब्द था, बहुत कमाई हो गई। नेकी करने की जो कमाई है ना सर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस युवा आईपीएस अधिकारी अब हैं आईपीएस, उस समय तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन आप देखिए एक लेखक भी है, तो मुझे बड़ा आनंद आया इनके शब्द में कि थोड़ा सा हमने अपना श्रम खर्च किया लेकिन कमाई अद्भुत हो गई। जी जी बिल्कुल, जी। प्रिविलेज क्लास हम लोग होते हैं, सही बात है, हमें जो सुविधाएं मिली हैं, हम जब किसी गांव में जाते हैं तो हमें समझ में आता है। यहाँ से सफ़र आपने शुरू किया, जी। फिर कैसे ये भरोसा हुआ कि आई एम परफेक्टली फिट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम, मैं पूरी तरह से इसके लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार हूँ और मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं है, ऐसा ऐसा भाव कब मन में आया? ऐसा भाव बहुत लेट मन में आया। शुरुआत में तो यही लगता रहा कि गलत ओखली में सर दे दिया है। अब बहुत जी मुश्किल है। जी। तो बहुत ही, जब कॉलेज में था तब मैं किसी आईएएस आईपीएस से कभी मिला नहीं था, तो मैं जानता भी नहीं था। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते थे कि क्या होता है। मुझे लगता है अभी के अभ्यर्थी अफसरनामा देखते होंगे ज़रूर जी जी और ज़रूर। अपने जी आप को मोटिवेट करते होंगे। तो उस समय हम भी कुछ वीडियोस देख लेते थे, पढ़ाई शुरू करते थे। हर 5वें दिन मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मन में बस यही रहता था कि एक बार आगे तो बढ़ें, थोड़ा सा और आगे जाएं। तो जब मैं कॉलेज में था तब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में हर दूसरे दिन ऐसा व्यक्ति मिलता था कि जो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और मुझसे ज़्यादा तैयारी कर चुका है, आंसर्स अच्छे लिख रहा है, बोलने में अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, हर प्रकार से अच्छा है। तो बहुत अंत तक मुझे लगता रहा कि शायद नहीं हो पाएगा। वो मौका जो आपने मेरे से पूछा है, वो मौका मुझे लगता है कि जब मैं मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था तब आया कि शायद अब मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो बहुत समय लगा उस तक पहुँचने में। गुलजार साहब का एक गीत है, आप जी। तो लेखक हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, और जब भी सफलता की मंजिलें चढ़ने की कोशिश की तो वो गीत बहुत याद आता है कि इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल तक पहुंचते देखा नहीं, बस भागती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। क्या बात ये जो तड़प है, जब हर दूसरा शख्स आपसे दिल्ली में कह रहा है है। जी कि चले जाओ, मतलब इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। जब वो कहता है मैं आपसे भी ज़्यादा, बिना कहे ये कहता है क्वालिफाइड हूँ, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, उस समय आपने अपने हौसले को संजोया कैसे? थोड़ा सा कठिन था, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि जो आप काम करने आए वो करते रहें। वो आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। आप पढ़ने आए हैं, आप बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें,
उसके कितने अटेम्प्ट हो गए हैं, उसको कौन सी सर्विस मिली है, कौन सी रैंक आई है, इंटरव्यू में कौन सा पैनल मिला था, कितने अधिकारियों को वो जानता है, कहाँ तक, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से पढ़े हैं, यूएस में इंटर्नशिप की है कि नहीं की है, आईआईटी आईआईएम सारे तमगे एक तरफ। आप अपनी पढ़ाई बस करते रहें, करते जाएंगे तो 1 महीने आपको बुरा लगेगा, 2 महीने कम लगेगा, तीसरे महीने में थोड़ा और कम लगेगा, 5वें महीने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहेगा। धीरे धीरे की प्रक्रिया है, लेकिन वही है कि कछुए की चाल से आपको चलते रहना है, तो आप अवश्य लाइन क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अपने मन में आत्मविश्वास का मोती हमेशा संजो कर रखा, जी और वो एक ऐसा दिया था जो तूफान कई आए, लेकिन आपने उसको बुझने नहीं दिया। हाँ, उस लो को आपने जीवित रखा। क्या आपको भरोसा था कि पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी की मंजिल खड़ी होगी सामने? भरोसा तो था, इसीलिए मेहनत भी कर रहे थे। मेहनत इसी हिसाब से थी। मुझे दिल्ली में उस समय जो मेरी लाइफ थी वो उतनी ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक, चारों तरफ कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा प्रदूषण और इस तरह से था। तो इसको मैंने मोटिवेशन बनाया कि भाई जो भी हो 1 साल से ज़्यादा यहाँ नहीं रहना है। हा, अरे साहब कमाल है, तो क्या बात है, क्या बात है, तो वाह। कुछ भी करना है, लेकिन 1 साल में यहाँ से बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी रुके जी हैं, जी थर्ड के जी, लिए भी वाह रुके हैं। वाह वाह। तो रात में नींद आती थी तब भी सोचते थे कि 1 घंटा और पढ़ना है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा नहीं रहना है यहाँ पे। सुबह नींद नहीं खुलती थी तब भी यही सोचते थे 1 साल से ज़्यादा नहीं रहना है, पढ़ाई करो। तो हर वक्त यही मोटिवेशन रहता था कि भाई पढ़ो, क्योंकि यहाँ से निकल करके निकलना आगे है, इस आगे जगह जाना से है। हाँ निकलना है। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहा, तो इसके कारण से वो भरोसा बनता गया। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, आपसे मिलकर एक एक शब्द आपका मुझे ठिठकने, और इतने बहुत बहुत सिंपलिसिटी से आप अपनी बातें कहते हैं कि मैं क्या कहूँ। एक 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 आध्यात्मिक व्यक्तित्व और एक संत जैसा व्यक्तित्व आपका बराबर रिफ्लेक्ट हो रहा है मुझे। जब सफलता मिली जी उसके पहले इंटरव्यू एक बड़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि हाँ आपने रिटर्न बहुत अच्छा किया होगा, जी जी इसलिए आप बहुत हद तक इंटरव्यू कैसा जाएगा कैसा होगा इस पे शायद निर्भर नहीं रहे होंगे। जी जी आपके रिटर्न के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। हाँ, इसकी भी एक अच्छी कहानी है जो मैं जी सुनाना प्लीज़ चाहूँगा। प्लीज़। कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम रिटन था, बहुत अच्छा गया था। वो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था, लोगों से डिस्कशन होता था, तो मुझे लगता था कि जो चीज़ें बाकी लोगों ने नहीं लिखी हैं उससे ज़्यादा मैंने लिखा है। तो मुझे तब तो लगने लगा था कि मैंने बहुत अच्छा दिया है। और इंटरव्यू में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं थोड़ा तो अच्छा बोल ही लेता हूँ तो मेरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू का नंबर आया, मेरी एक ही कमी थी, वो थी कि मुझे अपनी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि कितने चांसेस हैं कि ऐसा इंजीनियरिंग, ऐसा क्यों था? मेरी जो 4 साल की इंजीनियरिंग रही उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया रहा नहीं। मैं पढ़ता ज़रूर था, लेकिन समझ लीजिए कि वो विषय मेरे इंटरेस्ट का नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एक मेरा वीक पॉइंट था। चाहे आप हिस्ट्री से पूछ लो, फिलॉसफी से पूछ लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी पूछ लो सब आता था मुझे। भाषा पूछ लो, कुछ भी। लेकिन मुझे लगता था कि कितने प्रश्न पूछेंगे, हाँ 1-2 पूछ लेंगे, मैं बोल दूंगा कि सर मुझे इसका ज्ञान नहीं है, और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उस दिन इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली सारे प्रश्न इंजीनियरिंग के पूछे गए। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये लग गया कि बहुत बुरा इंटरव्यू हुआ है, और अब एक तरीका है कि इस इंटरव्यू को तुरंत लिख लिया जाए ताकि बाकी लोगों के काम आए कि क्या गलती नहीं करनी है। तो मैं यूपीएससी हाउस से निकल कर के सीधे आइसक्रीम पार्लर गया, एक आइसक्रीम ऑर्डर की। मैंने कहा दिमाग तो ठंडा किया जाए, गर्मी का समय था। गर्मी का समय था, तो मैंने कहा कि दिमाग ठंडा किया जाए, और वहाँ पर बैठे बैठे ही मैंने पूरा अपना इंटरव्यू लिखा। सर लेकिन इतनी एक खराब इंटरव्यू के बाद परमार्थ के लिए सोच रहे हैं आप कि दूसरों की मदद की जाए? मुझे लगता है कि वो इंटेंशनल हो सकता नहीं था, अनइंटेंशनली मुझे लगा कि अब यही एक तरीका है। तो मैंने बैठ कर के लिखा, और उसी दिन मैंने उसको आर्टिकल को पब्लिश किया, मतलब इंटरनेट पे डाला। वो बहुत फेमस भी हुआ, मतलब आज के समय में उसके 3-4 लाख व्यूज़ होंगे कम से कम। और जो मेरी किताब आई है मैंने उसमें भी उसको शेयर किया है। बहुत लोगों को वो अच्छा लगा, पढ़ के खुश भी हुए, दुख भी हुए, मेरे दुख में दुखी भी हुए। तब मुझे लगा कि शायद इंटरव्यू मेरा बिगड़ गया है। दुख भी था, लेकिन मैंने घर पे यही फ़ोन करके बताया कि मैं जितना कर सकता था 1 साल में मैंने किया, अब बाकी जो है वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। जी और लेकिन मंत्रा यही है कि आप रिटर्न अच्छा लिखिए, जी जिससे जी, इंटरव्यू पे बहुत डिपेंडेंसी बिल्कुल जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। आपकी ना ये रहे। तो सीक्रेट है ही। मेरे मेंस में मार्क्स जो थे वो टॉप 30 में रहे होंगे जहाँ तक ऑल इंडिया। और इंटरव्यू बिगड़ भी गया तो वो रैंक को बहुत पीछे नहीं खींच पाए, लगभग 100 रैंक ही पीछे खींच पाए। यदि मेरा मेंस भी अच्छा नहीं होता तो हो सकता था कि मैं बाहर ही हो जाता।
तो इसलिए लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखने का मन शुरू से ही था? 2 किताबें आपकी, डिकोड यूपीएससी जी जी। और कभी गांव कभी कॉलेज। ये शीर्षक मुझे बड़ा अपीलिंग लगता है, जी। कभी गांव कभी कॉलेज। कॉलेज। ये कैसे सोचा और ये कैसे लिंक किया आपने? जी, ये कहानी है, एक पूरी काल्पनिक कहानी है, लेकिन अभी तो लोगों को पसंद आ रही है तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि कभी गांव कभी कॉलेज का बैकग्राउंड ये है कि एक गांव में एक कॉलेज स्थापित हुआ है। तो बाहर की व्यवस्थाएं पूरी गांव जैसी है, जैसे लोग दातुन करते हैं, बाहर बैठे हैं, पंगत लगी हुई है, सब चल रहा है। लेकिन जो कॉलेज है वो अपने आप में अंग्रेजी मीडियम के हिसाब से लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो उन दोनों का तालमेल कैसे बैठता है, उस तालमेल में 4-5 किरदारों की कहानी है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं और कौन कहाँ कहाँ पहुँचता है, वहाँ पर जाकर के इसका अंत होता है। कहानी थोड़ी व्यंग्यात्मक है, थोड़ी हास्य से परिपूर्ण है, तो इस प्रकार से ये कहानी है। और डिकोड यूपीएससी जैसा नाम से हम समझते हैं कि कैसे यूपीएससी में सफलता के क्या क्या, तो मुख्य क्या क्या मंत्राज आपने दिए हैं उसमें? डिकोड यूपीएससी जो है वो शुद्ध यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी तैयारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। इसमें मैंने अपने अनुभव के साथ, जो मैं अभी भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कि कॉलेज के समय मेरे क्या अनुभव रहे, यूपीएससी की तैयारी करते समय क्या अनुभव रहे, फिर उनको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। इंटरव्यू के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, ऑप्शनल के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और फिर अंत में जब सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ताकि सबको पता रहे उसके बाद क्या अनुभव होते हैं एकेडमी में, हैदराबाद में, फील्ड में, इंदौर रहा मैं, जबलपुर रहा, तो वो सारे अनुभव उसमें शेयर किए हैं। जब आप हैदराबाद पहुंचे जी पुलिस एकेडमी में, जी, तो वहाँ लोगों ने देखा छात्र जैसा बिल्कुल दिखने वाला, ऐसा लग रहा एकदम स्टूडेंट, वहाँ घुड़सवारी भी है, एक टफ दिनचर्या है। जब देर शाम आप जब अपने हॉस्टल के रूम में लौटते हैं तो आप कुछ और सोचने के लायक शायद रह नहीं जाते। और मैंने ये भी सुना है आप ही के बैच के कुछ ऑफिसर से कि कुछ लोग तो घुड़सवारी और वो टफ ट्रेनिंग देख के बीच में निकल भी जाते हैं। जी जी। तो इसमें ऐसा है कि एक तो मैं सबसे युवा नहीं था अपने बैच का। अच्छा। तो मेरे जैसे कॉलेज जैसे दिखने वाले और भी मित्र थे हमारे, तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं हुई। दूसरी, हैदराबाद की एक खास बात यह है कि ट्रेनिंग टफ है, लेकिन जो अंत तक कर जाता है फेल कोई नहीं होता। मतलब ट्रेनिंग की एक खासियत है कि वो अंत में आपको इतना काबिल बना देगी कि आप पास तो हो ही जाएंगे। क्या बात है। आप टॉप करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन आप फेल नहीं होंगे। तो घुड़सवारी से डर जाहिर सी बात है लगेगा ही, क्योंकि हमने कभी पहले की नहीं। और उस पर भी हम लोग फिजिकल ज़्यादा नहीं है, हम लोग तो पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं, सभी लोग जो गए हैं। तो शुरुआत में डर अधिकतर लोगों को लगता था, मुझे भी लगता था। और उसमें ऐसी यदि घटना हो जाए कि एक आध व्यक्ति गिर जाए या घोड़ा उलट दे, तो एक को उलटता है और डर 15 को लगने लगता है। 15 को लगने लगता है। तो ये स्थिति होती थी। हाँ। लेकिन जो लोग अंत तक टिके रहे, आज हमारे बैच में सभी लोग पास हुए और सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में भी नौकरी कर रहे हैं। जी जी। जब आपका सिलेक्शन हो गया जी, तो एक पुलिस की बड़ी पारंपरिक छवि है हमारे देश में जी, खासतौर से आपके राजस्थान में, और उससे लगे हरियाणा में, और उससे लगे पंजाब में। एक गबरू बिल्कुल लंबा चौड़ा, लहीम शहीम, ये बड़ी बड़ी मूछें, सब परसेप्शंस हैं। आप जब सेलेक्ट हुए तो घर में भी मम्मी पापा, माता पिता, रिलेटिव्स या मित्रों ने कहा कि यार कहाँ चुन लिया, वहाँ तो बहुत मार पिटाई करनी पड़ती है, वो हम जैसा फिल्मों में देखते हैं कि गॉगल लगाए हुए टशन के साथ एक आईपीएस आता है, बड़े ये डोले शोले और ये सब। आपने मतलब एकदम करेक्ट नब्ज पकड़ी है जी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जी। और खास तौर से क्योंकि जैन फैमिली है जी। और जैन फिलॉसफी से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, तो सब लोगों को थोड़ा सा था कि अहिंसक वातावरण से निकल करके हिंसक वातावरण में कैसे जा रहे हो, वहाँ पर कैसे निभाओगे दोनों चीज़ों को, व्यक्तिगत लाइफ को भी और पुलिस की लाइफ को भी। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब तक नहीं आते हैं तब तक ऐसा लगता है। अब मैं पुलिस में चूँकि आ गया हूँ तो मुझे लगता है कि पुलिस का काम हिंसा करना नहीं है, पुलिस का काम तो हिंसा रोकना है। तो पुलिस से ज़्यादा अहिंसक कौन हो सकता है यदि होना चाहें तो पुलिस अधिकारी, और मैं सीख भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग रहे हैं वो भी यही सीखें कि हमें हिंसा की ओर नहीं जाना है, बल्कि जहाँ हो उसको रोकने का प्रयास करना है। कोई दिलचस्प अनुभव आपको याद आता हो इस दौरान? हालांकि अभी एक छोटा ही स्पान है आपका, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको बहुत सिखाया भी हो? बहुत सारे अनुभव ऐसे रहे हैं, लेकिन एक मुख्य अनुभव जो मैं बता सकता हूँ कि जब मैं ग्वालियर में ट्रेनिंग में था,
2018 की बात है। उसी समय एक घटना घटी थी जो पूरे मध्य प्रदेश को थोड़ा सा उसने दहला भी दिया था। 2 अप्रैल की एक घटना थी। तो उस समय मैं भी वहाँ पर पोस्टेड था और मैंने अपने सामने कई चीज़ें देखी जो आमतौर पर हम सुनते थे बाकी अधिकारियों से। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत अनुभव दिया, उस घटना ने मुझे बहुत अनुभव दिया कि कैसे सभी वर्गों के लोगों से आपको बातचीत करते हुए चलना है, कैसे पुलिस अधिकारी और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका साथ बनाते हुए चलना है, और कैसे आपका मेन एम ये होना चाहिए कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल ठीक बात। तो उस घटना से वो अनुभव तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर रहा। आपके पिताजी काफ़ी आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, जैन जी फिलॉसफी को बहुत फॉलो करते हैं, जी कुछ किताबें भी उनकी इसी पर हैं। जी। वो तो बहुत चिंतित नहीं थे कि पुत्र अब एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जो बड़ी कठोर है, चुनौतियों से भरी भी है। पिताजी मुझे लगता है कि बचपन से किसी भी चीज़ को लेके चिंतित नहीं रहे। वो मतलब उनका यही चीज़ ऐसी है जो हमको प्रेरित भी करती है और डिमोटिवेट भी नहीं होने देती है। आप किसी एग्ज़ाम में असफल हो गए, कोई बात नहीं, आप इस जगह चले गए, कोई बात नहीं, इधर आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा करते रहो बस। तो इसलिए उनकी तरफ से आप फ्री हैं, कभी चिंता उनकी तरफ से होती नहीं है। वाह वाह, ये बहुत अच्छी। मदर भी आपकी पीएचडी हैं हाँ और हिंदी की प्राध्यापिका रही हैं। जी। उनका किस तरह का मोटिवेशन रहा आपके साथ, या ये वो थोड़ी चिंतित भी होती थी हाँ, आपको वो लेके? तो माँ का दिल है तो वो माँ माँ चिंतित तो अवश्य होती हैं, लेकिन जो भी आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो उन्हीं के कारण से है। क्योंकि बचपन में यदि मुझे 4 सुबह एग्ज़ाम देने जाना है और 4 बजे उठ के एक चैप्टर पढ़ना है तो 3 बजे माँ उठ जाती थी कि पहले उठ करके दूध बना लें, नाश्ता बनाना है तो वो बना लें, या जो भी है उठाना है तो उठाने की तैयारी कर लें। आज तक सारी तैयारियों को लेकर के पहली प्रिपरेशन उन्होंने की है, दूसरी फिर मैंने की है। तो हमेशा, हाँ, तो हमेशा वही एक तरह से खाद और पानी वही थी, और फिर उसके बाद में वो पौधा बड़ा होता चला गया। ये उन पेरेंट्स के लिए मैं नहीं कहता, पेरेंट्स सभी बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं, जी लेकिन कई पेरेंट्स, शायद कुछ पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि बहुत अच्छी कोचिंग, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही बच्चे के लिए सबसे अहम है, स्टूडेंट के लिए नहीं। आपका एक इमोशनल, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 3 बजे माँ उठ के दूध बना रही हैं या नाश्ता दे रही हैं, वो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। बच्चे को ये फीलिंग, स्टूडेंट को होना कि 3 बजे मेरी माँ मेरे लिए इतनी केयरिंग हैं कि वो उठी हैं और उन्होंने अपनी नींद को कुर्बान करके मेरे लिए सोचा है। ये भाव बच्चे को एक बहुत इमोशनल बॉन्डिंग से और बहुत भाव से भर देता है, जो उसको आगे ले जाता है। आपकी मैरिज? जी। हाँ, मेरी जो वाइफ हैं वो अभी मेरे साथ ही रहती हैं, यहाँ पर ही हम। हम्म, और शादी को अब 4 साल पूरे होने वाले हैं वो भी जल्दी। वर्किंग है या नहीं, शी इज़ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ? जी। सो इट वाज अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, वो यहीं की हैं, मध्य प्रदेश की। मध्य और प्रदेश की हाँ हैं? हाँ, कहाँ से, किस? ग्वालियर से हैं वो। अच्छा, ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं। जी तो एक आईपीएस अधिकारी और उसकी व्यस्तता, और जी इसमें घर के वातावरण को बहुत, तो आप बहुत सहज हैं, जी बहुत सरल हैं, जी तो क्या हम ये माने कि वो विदेश मंत्रालय संभालने वाली हैं? क्योंकि ऐसा मैंने हमेशा जी देखा है कि प्रकृति कुछ ऐसा ही निर्धारण करती है। जी। वो सारे मंत्रालय वही संभालती हैं। अकेला विदेश नहीं, सारे मंत्रालय वही संभालती हैं। जी और बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है उनका। जी जी। पूरा मतलब मुझे घर के बारे में बहुत सोचना नहीं पड़ता है। हम्म, और यहाँ तक कि बाहर मुझे भी क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी वो समय समय पर गाइडेंस देती रहती हैं। जी। तो अपने आप में वो पेंटर भी हैं, अच्छी अरे वाह! पेंटिंग भी हाँ, करती हैं। हम्म। तो इसलिए बहुत निश्चिंतता रहती है। आगे जीवन को, आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जी कैसे देखते हैं आप? एक्सेप्ट लाइफ जी। एज इट कम्स की फिलॉसफी है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो मुझे हमेशा यही लगा है कि मुझे उतना मिल गया, उससे ज़्यादा ही मिल गया है कि जितना मैं पहले सोचता था। हम्म, कहाँ जनरल डब्बे में सफ़र करते रहे हैं हमेशा, वाह! कई बार बसों में खड़े होकर के सफ़र करते रहे हैं, और अभी इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं कि आराम से सारी जो बेसिक चीज़ें हैं चल जाती हैं। तो व्यक्तिगत अपने लिए तो कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन हम बचपन में एक पोयम पढ़ते थे, प्रार्थना भी करते थे स्कूल में। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। तो कोशिश यही है कि जितना आ जाए तो हम लोगों की जितनी सहायता कर सकें उतनी करें। अगम जी, मैं ज़रूर आपको बहुत बधाई दूंगा, लेकिन बहुत उत्सुकता से आपको आगे भी देखना चाहूँगा।
क्योंकि जीवन के परिवर्तन के कालखंड में बहुत सारी चीज़ें मैंने बदलते हुए भी देखी हैं, जी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ये विश्वास है कि आप नहीं बदलेंगे। देखते हैं, होपफुली हाँ, होपफुली ऐसे ही रहें। क्योंकि जिस सहजता से आपने कुछ बातें कही हैं जी। वो कहने में ही ज़माने लग जाते हैं कि मैं जनरल डब्बे में चलता था, बसों में खड़े रहते थे, बहुत संघर्ष के दिन थे, जी। लेकिन आज उससे बहुत अच्छी स्थिति में है। सही। ये सब कहना ही व्यक्ति भूल जाता है जब वो किसी महत्वपूर्ण जगह पर आता है। जी। इन सारी चीज़ों को पता नहीं क्यों हमारा सिस्टम, हमारी पेरेंटिंग छिपाना सिखाती है, इनको उजागर करना नहीं सिखाती। जबकि अगर हम ये सब याद रखते हैं तो जीवन भर हमारी गाड़ी कभी पटरी नहीं छोड़ती हाँ, है। अपने आप शांति बनी रहती है, संतोष बना रहता है, अच्छा रहता है। तो जो आपकी एक किताब डिकोड यूपीएससी है, जी। ये भी काफ़ी मकबूल रही, लोगों ने जी बहुत जी पसंद जी, किया। कई लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ऑडियंस सीमित है, उतने ही लोग पढ़ेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबको अच्छी लग रही है। और ये टेस्टेड है क्योंकि पहले मैं आर्टिकल्स लिखता था, उन्हीं का संकलन है। तो आज के समय में उन आर्टिकल्स के लगभग 25 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं ऑनलाइन। हाँ, तो उसके बाद भी लोग अभी किताब खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो और ये जो मैसेज आपके आर्टिकल्स हैं ये आपके पेज पर अवेलेबल हैं? जी जी, ऑनलाइन मैंने अलग अलग वेबसाइट पे लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कोरा करके एक एप्लीकेशन है कोरा, उस पर मैंने लिखे हैं। लोग अलग अलग प्रश्न पूछते थे, 5 वर्षों में मैंने लिखे हैं, 5 साल में, तो उनका संकलन है। हाँ क्वेरा। जी। वाह, तो अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहे तो क्वेरा पे जाके सब अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल अवेलेबल है। है जी। आपका नाम और क्वेरा टाइप करने पर जी उसके लिए जी अवेलेबल होगा। जी। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यहाँ बिल्कुल, यहाँ भी अच्छा लगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद। कई किताबों का इंतज़ार हमें रहेगा। ये दोनों किताबें तो मैं ज़रूर जी, पढ़ूंगा जी। और रिकमेंड भी करूंगा कि कृपया आप इन किताबों को अवश्य पढ़ें। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर के साथ आपकी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।